कर दिया। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। और लास्ट क्लास में हमने जो है कल बिल को डिस्कस किया था। चूँकि जो कल क्लास थी वो हमारी पूरी शूट नहीं हो पाई, तो उसमें जो है वो 50 कितनी मिनट की थी, 34 मिनट के अराउंड में आपके पास आई होगी क्लास। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 25 से 26 मिनट की वीडियो कट हो गई थी, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चूँकि अब वो वापस तो नहीं आ सकती, तो हमें दोबारा से शूट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि जो हमारे स्पेशल एड्रेस होता है या फिर एड्रेस होता है या फिर सेशन होता है, वो कैसे होता है, किस आर्टिकल में है, वो सभी बातें हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे अगली पावर बिल के बारे में कि राष्ट्रपति की क्या पावर होती है बिल के रिगार्डिंग, और गवर्नर की पावर क्या होती है बिल के रिगार्डिंग। और ये जो पावर होती है इज नोन एज जो है आपकी लेजिस्लेटिव पावर ही होती है, यानी कि एक तरीके से विधायी शक्ति होती है। तो आपसे कभी पूछ लिया जा सकता है कि बताइए जो विधेयक पर जो भी पावर होगी राष्ट्रपति की वो किसके अंडर आती है, तो वो विधायी शक्ति कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर राष्ट्रपति स्पेशल एड्रेस दे रहे हैं, यानी कि विशेष संबोधन कर रहे हैं, विशेष भाषण दे रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होती है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि विधायी शक्ति में कौन कौन से पॉइंट आते हैं और कौन कौन सी पावर आती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बिल के बारे में या विधेयक के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमें संसद के द्वारा कानून बनाना है तो हमें उस कानून के रिगार्डिंग, उस कानून के लिए हमें बिल को रखना होता है। और वो बिल कैसे काम करता है, वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, वही सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। और बिल कितने टाइप के होते हैं, यानी बनाने के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, और नेचर के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, वो सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि अगर हम बात करें पार्लियामेंट के बारे में, अगर हम बात करें पार्लियामेंट के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। यानी अगर हम बात करें संसद के अंगों के बारे में, संसद के अंगों के बारे में या संसद के पार्ट के बारे में, तो संसद के 3 अंग होंगे, जिसमें पहला होगा प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारे संविधान के आर्टिकल 52 में है। दूसरा होगा लोकसभा, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में है। और तीसरा होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा होगा राज्यसभा, है ना, तीसरा होगा राज्यसभा, जो हमारी आर्टिकल 80 में होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए संसद के कितने अंग होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, या संसद 3 अंगों से मिलकर के बनती है, जिसमें पहला होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। लेकिन अगर वही बात पूछ ले पार्लियामेंट के बारे में, तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में है। ठीक है, अब अगर हम बात करें संसद के बारे में, तो संसद का काम क्या है, तो संसद का जो काम है, यानी कि संसद का जो वर्क है, वो एक ही वर्क है और मेन काम है। हालांकि संसद के काफ़ी सारे काम होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमसे केवल कभी नहीं पूछने वाला कि संसद के कार्यों की विवेचना कीजिए। लेकिन फिर भी अगर हम संसद के काम की बात करें, तो इसका जो काम है वो है मेकिंग ऑफ लॉ। मेकिंग ऑफ लॉ यानी कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। अब कानून का जब निर्माण होगा, तो हम सभी जानते हैं कि कानून का जो निर्माण होगा उसके लिए सबसे पहले बिल बनाया जाएगा, और वो बिल लोकसभा में रखा जाएगा, फिर राज्यसभा में रखा जाएगा, और फिर वो प्रेसिडेंट उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, और उसके बाद वो बिल क्या बनेगा, एक्ट बनेगा। लेकिन किस प्रोसीजर में बनेगा वो समझ लेते हैं। तो फाइनली आप स्ट्रक्चर समझिए कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में है, और जो हमारे पार्ट है, जो पार्लियामेंट के पार्ट है, वो 3 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों से मिलकर के हमारी पार्लियामेंट बनती है, और इसका काम होता है मेकिंग ऑफ लॉ, यानी कानून का निर्माण करना। अब सपोज दैट कोई भी बिल है, तो अगर वो बिल है तो उस बिल को बनाएगा कौन, तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी बिल है तो उसको कौन बनाएगा, या तो गवर्नमेंट बनाएगी, या फिर एनी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, एनी मिनिस्ट्री
ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का कोई भी मंत्रालय बनाएगा। अब सरकार ने कोई भी बिल बनाया तो उसको पास कराने के लिए, यानी कि उसको पास तो कराना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम उसको पास नहीं कराएंगे तो वो क्या होगा, एक्ट नहीं बनेगा। तो हमें उसे पास कराना होगा। और अब पास हम किससे कराएंगे, हम पास कराएंगे उसको पार्लियामेंट से, ठीक है। और पार्लियामेंट में भी कहां से, पार्लियामेंट के तीनों अंग से, यानी कि प्रेसिडेंट की तरफ से भी वो पास होना चाहिए, वो लोकसभा से भी पास होना चाहिए, और वो राज्यसभा से भी पास होना चाहिए। और अगर संसद के तीनों अंगों से वो पास होता है तो देन हम सब जानते हैं कि वो फिर क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया है कि अगर जो हमारा बिल होता है उसको कोई भी बनाता है, जैसे कि लाइक गवर्नमेंट बनाती है, या गवर्नमेंट का कोई भी मंत्रालय बनाता है, या फिर हमारे एमपी और एमएलए, सॉरी एमपी बनाते हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी जो आम व्यक्ति होगा, कोई आम नागरिक होगा, उसको बिल बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो अल्टीमेट ऑथोरिटी होगी बिल पे, वो गवर्नमेंट की भी होती है। गवर्नमेंट का कोई मंत्रालय भी बना सकता है बिल को, और हमारा कोई भी एमपी भी बना सकता है, ठीक है। अब वो किस तरीके से बनाएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे अभी चल करके। तो फाइनली अगर कोई भी बिल बनता है तो उसको हमें पास कराना जरूरी होता है, और पास हम कराएंगे संसद से। और संसद तो अपने आप में 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि संसद के 3 जो है भाग हैं, अंग हैं। तो 3 अंग कौन कौन से हो गए, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो कहने का मतलब ये होगा कि बिल अगर पास होगा तो पार्लियामेंट से होगा, और पार्लियामेंट के तीनों अंगों से पास होगा, राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी और प्रेसिडेंट से भी। और अगर इन तीनों में से किसी ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया तो फाइनली वो कानून भी रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। और अगर तीनों ने पास करते हो तो देन वो एक्ट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आप सबसे पहले नोट कीजिए और इस चीज को समझिए। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में बिल क्या होता है, बिल कितने प्रकार के होते हैं, और बिल नेचर के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, और ड्राफ्ट के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिएगा, आप लोग निरंतर तैयारी करते रहें। वैकेंसीज जब भी आएंगी, जब भी आएंगी तो आप वेट ना कीजिए कि अगर वैकेंसीज आएंगी तो हम तभी तैयारी करेंगे। आप तैयारी करते रहें, जिससे कि अगर वैकेंसीज आ जाए तो जब तक आप तैयार हो चुके हो और प्रैक्टिस में हो। देखो, अगर कोई बच्चा टाइम की टाइम तैयारी करता है तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं बिल के बारे में कि एक्चुअल में अगर हम बात करें बिल के बारे में तो बिल कितने प्रकार के हो सकते हैं एक बनाने के आधार पे। अगर हम बिल को बनाएं, बिल को ड्राफ्ट करें, बिल को प्रिपेयर करें, तो बिल कितने प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें बिल के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जो बिल होते हैं हमारे, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला बिल होगा हमारा गवर्नमेंट बिल, यानी कि सरकारी विधेयक, और दूसरा होगा प्राइवेट बिल, यानी कि निजी विधेयक, ठीक है, निजी विधेयक। अगर हम बात करें गवर्नमेंट बिल के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इस बिल को जो बनाता है वो कौन बनाता है, यानी कि ड्राफ्ट या फिर प्रिपेयर बाय गवर्नमेंट, या फिर एनी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। हिंदी में सरकार या सरकार का कोई मंत्रालय, सरकार का कोई मंत्रालय। अब मंत्रालय तो कोई भी हो सकता है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, है ना, शिक्षा मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय विधेयक को बनाता है, ठीक है। और वही बात करें प्राइवेट बिल के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट बिल का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट या फिर प्रिपेयर बाय एमपी ऑफ हाउस,
यानी कि सदनों का सदस्य। और यहाँ पे सदन कौन कौन से होंगे? केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इस बात के बारे में विशेष तौर पे ध्यान रखना। अभी हम केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट से बिल पास होगा और पार्लियामेंट का ही काम होता है मेकिंग ऑफ लॉ, तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा ही होगी। ठीक है, तो अब इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें बिल के बारे में, तो जो बिल होता है बनाने के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट, अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट, अकॉर्डिंग बाय कर लेंगे, अकॉर्डिंग बाय ड्राफ्ट, यानी कि बनाने के आधार पर जो बिल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है गवर्नमेंट बिल और दूसरा होता है प्राइवेट बिल। अगर हम बात करें गवर्नमेंट बिल के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि सरकारी जो विधेयक होता है, जो गवर्नमेंट बिल होता है, उसको कौन बनाता है? ड्राफ्ट या प्रिपेयर बाय गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा, या फिर एनी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा बिल बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट बिल के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि ये निजी विधेयक होता है, और जो हमारा प्राइवेट बिल होता है उसको जो बनाता है वो कौन बनाता है? एमपी ऑफ हाउस, यानी कि अगर एमपी ऑफ हाउसेस, है ना, हाउसेस कर लेंगे, यानी सदनों का सदस्य। बल्कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, ड्राफ्ट एंड प्रिपेयर बाय मेंबर ऑफ हाउस, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें प्राइवेट बिल के बारे में, तो प्राइवेट जो बिल होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, सदस्यों के द्वारा। ठीक है, अब अगर हम बात करें वापस गवर्नमेंट बिल के बारे में, तो जितने भी बिल जो रखे जाते हैं पार्लियामेंट में, वो लगभग यानी कि 99% जो बिल होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट बिल होते हैं। ठीक है, जो सरकार या सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा रखे जाते हैं या बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ बिल हमारे ऐसे भी होते हैं जो निजी बिल होते हैं, और जो निजी बिल होगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? या तो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछे कि बताइए जो विधेयक होता है वो बनाने के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, पहला गवर्नमेंट बिल, दूसरा प्राइवेट बिल। पूछ लेगा गवर्नमेंट बिल कौन बनाता है? सरकारी बिल या सरकारी विधेयक किसके द्वारा बनाया जाता है? तो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, या सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। वहीं हम बात करें निजी विधेयक के बारे में, तो इसको लोकसभा का सदस्य भी बना सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी बना सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका, इसको कॉपी कीजिए। यानी कि ऑन द बेस ऑफ प्रिपेयर, अगर हम ऑन द बेस ऑफ प्रिपेयर की बात करें, तो बिल इज ए टू टाइप्स ऑफ, वन टाइप्स इज गवर्नमेंट बिल, देन सेकंड टाइप इज प्राइवेट बिल। गवर्नमेंट बिल इज ए draft and prepared by government and any ministry of government, then private bill by draft and prepared by member of lok sabha and member of राज्य सभा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें नेचर के हिसाब से कि बिल कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी अगर हम बिल की बात करें, अब हमें यह तो पता चली गया कि बिल सरकारी बिल होता है बनाने के आधार पर, और एक प्राइवेट बिल होता है। ठीक है, यानी कि एक गवर्नमेंट बिल होता है, एक प्राइवेट बिल होता है। लेकिन अब हमें यह पता लगाना है कि अगर गवर्नमेंट बिल हो या प्राइवेट बिल हो तो वे कितने टाइप के हो सकते हैं। यानी कि अगर हम गवर्नमेंट बिल रख रहे हैं तो वो भी कितने टाइप का हो सकता है, और जो प्राइवेट बिल होगा वो भी कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो फाइनली अगर हम बात करें विधेयक के बारे में, तो नेचर यानी प्राकृतिक के अनुसार, है ना, प्राकृतिक के अनुसार नेचर के हिसाब से बिल कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो जो बिल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं बिल? 4 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला जो बिल होगा वो होगा मनी बिल। क्या होगा? मनी बिल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धन विधेयक। क्या बोलते हैं? धन विधेयक।
दूसरा होगा आपका ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। तीसरा हमारा होगा क्या, तीसरा हमारा होगा फाइनेंस बिल, यानी कि वित्त विधेयक। और लास्ट होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछ ले विधेयक के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि विधेयक जो होते हैं हमारे वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है मनी बिल, दूसरा होता है ऑर्डिनरी बिल, तीसरा होता है फाइनेंस बिल और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि धन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है वो हमारे आर्टिकल 368 में है। फाइनेंस बिल जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 117 में है। साधारण बिल आर्टिकल 107 में है और मनी बिल आर्टिकल 110 में है। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। स्पेस कितना अब इसमें? कल तुमने ध्यान नहीं करा, आज सारी क्लास हो गई बंक। इसमें कम से कम ये समझ लो कि 10 से 15 जीबी खाली होनी चाहिए। 10 से 15 जीबी तो बहुत कम हो गया, कम से कम 64 से 65 जीबी खाली होनी चाहिए इसमें, क्योंकि तुम बार बार अगर इसकी चिप भी निकालोगे तो इसमें फिर दिक्कत आएगी ना। हाँ जी, तो कॉपी हो गया ये। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। बिल के बारे में बात करें तो पहला बिल होगा मनी बिल, दूसरा होगा ऑर्डिनरी बिल, तीसरा होगा फाइनेंस बिल, चौथा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लेकिन अगर हम बात करें कि ये बिल होते कैसे हैं तो उसके बारे में डिटेल समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी बिल के रिगार्डिंग। ठीक है, अब मनी बिल कौन सा होगा हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मनी बिल में जितने भी मैटर होंगे, यानी कि मैटर ऑफ, पहला फंड यानी कि कॉस्ट, दूसरा टैक्सेस यानी कि कर, तीसरा होगा चार्ज एक्सपेंडिचर यानी कि भारित व्यय, और चौथा होगा डेप्ट यानी कि ऋण। बेकार है, कड़वे निकली मुंह से बहुत। हाँ जी, तो अगर हम बात करें मनी बिल के बारे में, तो जो मनी बिल है हमें कैसे पता चलेगा कि ये मनी बिल है नहीं है? तो मनी बिल में जो जो मैटर होंगे वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला मैटर होगा फंड का। और हम सब जानते हैं कि जो हमारे फंड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला फंड होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि। दूसरा होगा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आसिकम निधि। और तीसरा होगा पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया यानी कि
भारत की लोक लेखा निधि। और ये 3 टाइप के फंड होते हैं, और इन फंडों से अगर हमें अल्टीमेटली पैसा निकालना है, पैसा जमा करना है, या कुछ भी इसमें बदलाव करना है, तो फाइनली जो भी विधेयक रखा जाएगा वो विधेयक धन विधेयक होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम भारत की संचित निधि में पैसा निकाल रहे हैं, या फिर उसमें पैसा जमा कर रहे हैं, या फिर हम उसमें कुछ भी संशोधन कर रहे हैं, तो वो जो बिल रखा जाएगा वो मनी बिल होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो वेलकम बैक। तो अगर हम बात करें मनी बिल के बारे में, तो जो मनी बिल होता है वो फंड के रिगार्डिंग भी होता है, टैक्स के रिगार्डिंग भी होता है, चार्ज एक्सपेंस के रिगार्डिंग भी होता है, और डेप्ट के रिगार्डिंग भी होता है। अगर हम बात करें मनी बिल के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा फंड। अब हम सब जानते हैं कि जो फंड होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की संचित निधि। दूसरा होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की आकस्मिक निधि। और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की लोक लेखा निधि। अब अगर हमें इनमें पैसा निकालना है या जमा करना है, या फिर इसमें कुछ भी संशोधन करना है या कुछ भी परिवर्तन करना है, तो देन जो भी बिल आप रखोगे, जो भी विधेयक रखोगे, वो विधेयक होगा मनी बिल। क्लियर हुई बात? और अगर मैं इनकी डिटेलिंग के बारे में बात करूं कि ये जो फंड है एक्चुअल में फंड है क्या, थोड़ी डिटेल और क्या होगी, तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा, उसके लिए परेशान ना होइएगा। दूसरी बात कि ये जो फंड होते हैं ये आपके राज्य में भी होते हैं और केंद्र में भी होते हैं। ठीक है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं टैक्सेस के बारे में। मान लीजिएगा कोई भी टैक्स है, हमें उसकी रेट को कम करना है, या रेट को उसको बढ़ाना है ना। जैसे जीएसटी है, जीएसटी के लिए हमें रेट कम करना है, जीएसटी की रेट घटानी है या बढ़ानी है, या कोई भी टैक्स है हमें उसमें परिवर्तन करना है, तो देन जो भी उसके रिगार्डिंग आप बिल रखेंगे वो कौन सा बिल होगा? मनी बिल होगा। ठीक है, क्लियर। चार्ज्ड एक्सपेंस यानी कि भारित व्यय, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी भारत की संचित निधि होती है, जो सबसे बड़ी निधि मानी जाती है, और ये जो निधि है, जो हमारी भारत की संचित निधि है, ज्यादातर जो खर्चे होते हैं भारत सरकार के वो इसी से ही चलते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हम सब जानते हैं कि इस जो ये संचित निधि है, इससे काफी जो है मात्रा में जो है वेतन भी दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन है, आपका डिप्टी स्पीकर का वेतन है ना, आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा का वेतन है, आपका उपराष्ट्रपति का है वेतन, आपका कैग का है, ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन का है, सुप्रीम कोर्ट के जज का है, ईटीसी। तो इन सब का जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से आता है। अब इनके वेतन में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते पद पर इनके रहते हुए। यानी अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, जो हमारे रामनाथ हैं, तो जो कोविंद साहब है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनकी सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता पद के दौरान। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनको सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, और उनकी सैलरी में पद के दौरान, यानी कि अगर वो अभी है पद पे, तो उनकी सैलरी में किसी भी तरीके से ना तो हम उनकी सैलरी को घटा सकते, ना ही हम उनकी सैलरी को बढ़ा सकते। हाँ, अगर नए राष्ट्रपति बनते हैं तो उससे पहले हमें कोई अमेंडमेंट लाना होगा, यानी कि कोई बिल लाना होगा, यानी कि हमें चेंजेस करने होंगे, और चेंजेस करने के बाद हम उनकी सैलरी घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे इससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, उनकी सैलरी 1,96,000 के अराउंड में थी,
और अब इनकी सैलरी डायरेक्टली 5 लाख रुपए आ गई तो इनकी सैलरी में परिवर्तन किया गया। लेकिन अगर हम ये सोचे कि पद पर रहते हुए इनकी सैलरी में कोई परिवर्तन हो जाए तो नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, जैसे एमपी है, एमपी ऑफ लोकसभा है, तो इनकी सैलरी में परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन आप इनकी सैलरी में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यही सब चीजें होती हैं भारित व्यय। और डेप्ट के बारे में बात करें तो भैया तो आपको पता ही होगा, ऋण, ऋण का मतलब क्या होता है, लोन। अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं या किसी को लोन दे रहे हैं तो देन उसके रिगार्डिंग जो भी बिल होगा वो मनी बिल होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल को थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले फाइनेंस बिल के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो फाइनेंस बिल होगा उसमें कैसे मैटर होंगे, तो उसमें जो मैटर होगा यानी कि एक तरीके से जो भी हमारे फाइनेंस मैटर हैं, यानी कि जो भी हमारे वित्तीय मामले हैं, वित्तीय मामले, तो उस वित्तीय मामले में जो भी हमारे वित्तीय मामले में जो भी हमारे विषय आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे, उन सभी सब्जेक्टों के जितने भी बिल रखे जाएंगे वो फाइनेंस बिल होंगे। यानी कि सपोज दैट कि कोई ऐसा मैटर है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है, तो उस फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बिल होगा वो फाइनेंस बिल होगा, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में तो ये संविधान संशोधन के लिए होते हैं, यानी हम इसको शॉर्ट में संशोधन हेतु भी कह सकते हैं कि अगर हमें संविधान में संशोधन करना है, संविधान में कुछ परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमें बिल लाना होगा सॉरी, बिल लाना होगा, और वो जो बिल होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, ठीक है। यानी अगर हम संविधान में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, हम अनुसूची बदल रहे हैं या कोई भाग बदल रहे हैं या कोई भाग जोड़ रहे हैं, अनुसूची हटा रहे हैं, अनुसूची जोड़ रहे हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी काम है, तो उसके लिए हम जो भी बिल रखेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रखेंगे, ठीक है। और रही बात, अब बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। तो जो ऑर्डिनरी बिल होगा वो क्या होगा, तो ऑर्डिनरी बिल की जो लैंग्वेज होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि मैटर ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, हिंदी में धन विधेयक सॉरी धन विधेयक व वित्त विधेयक, हाँ ठीक आ रही है, वित्त विधेयक के मामलों को छोड़कर बाकी सभी विषय, यानी कहने का मतलब ये होगा कि जो ऑर्डिनरी बिल होगा उसमें कौन कौन से मैटर होंगे, तो जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर होंगे और जो मनी बिल से रिलेटेड मैटर होंगे, इनको छोड़ करके जितने भी मैटर होंगे वो किस में आ जाएंगे, ऑर्डिनरी बिल में आ जाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मैटर होंगे आगे चल के, जब हम इनके बारे में डिटेलिंग में एक एक बिल को पढ़ेंगे तो हम वहां वो समझेंगे। तो फाइनली हमने समझा कि जो बिल होते हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं, हमने आर्टिकल भी पढ़ा। देन एक बार फिर समझा देता हूं कि जो मनी बिल होता है वो मैटर ऑफ, यानी कि फंड के रिगार्डिंग, आप फंड में पैसा निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मनी बिल लाना होगा। टैक्स की रेट को कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं तो मनी बिल लाना होगा। अगर राष्ट्रपति की सैलरी है, जैसे राष्ट्रपति को सैलरी कहाँ से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, यानी जिनको भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी वगैरह मिलती है वो सभी चार्ज्ड एक्सपेंस में आ जाते हैं। और वहीं जितने भी अगर हम किसी अन्य देश से लोन लेते हैं या किसी को लोन देते हैं तो उसके लिए भी मनी बिल होगा। और अगर वही बात करें अरे इसने क्या छोक दिया, देख कहिए ना किचन में। चलिए भाई, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में तो इसमें वो सारे बिल होंगे जो संविधान को परिवर्तन करने के लिए होंगे। यानी कि अगर हमें संविधान में कोई बदलाव करना है तो उसके रिगार्डिंग जो भी बिल होगा वो संविधान संशोधन विधेयक होगा। वहीं हम बात करें वित्त विधेयक के बारे में तो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है वो सभी फाइनेंस बिल
में आ जाएंगे, और बाकी कुछ ऐसे मैटर जो ना तो फाइनेंस है और ना ही मनी बिल से रिलेटेड है, यानी कि फाइनेंस बिल के मैटर और मनी बिल के मैटर को छोड़ करके बाकी जितने भी मैटर होंगे वो ऑर्डिनरी बिल में आ जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बाकी मैं एक एक बिल उठा करके अब समझाना स्टार्ट करता हूं। ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है ना। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट कर लीजिएगा। देखो भाई, देखो मेरा मानना यह है कि पैसा तो देखो हम सब कमा ही रहे हैं, है ना। पैसा कमाना इतनी बड़ी बात नहीं है, आपके पास थोड़ा सा टैलेंट है तो पैसा आप कमा सकते हैं, ठीक है। और पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको ठीक चीज पढ़ाऊंगा तो भी आपका सिलेक्शन होगा। देखो सिलेक्शन दो बातों पे निर्भर होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और देखो अगर मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ और आप ठीक पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन होगा। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप नहीं पढ़ रहे तो सिलेक्शन नहीं होगा। या फिर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों की हमें ट्यूनिंग बनानी होगी। अगर बाय द वे कोई भी अगर आपका डाउट आता है, एनी डाउट ऑफ दिस बिल रिगार्डिंग लाइक मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। कि अगर देखो मैं आपको ये तक भी बता दूंगा कि फाइनेंस बिल में कौन कौन से मैटर होंगे। क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि चीजें ज्यादा ही चीजें फैल जाएंगी। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता चलूंगा जिससे कि आपके ऊपर बर्डन भी ना हो और आप वो सारी चीजें सीखते चले। अभी आप फिलहाल ये समझिए कि भाई मनी बिल इसके रिगार्डिंग होता है, ऑर्डिनरी बिल में ये चीजें होती है, फाइनेंस बिल में फाइनेंस मैटर होते हैं, और संविधान में कोई बदलाव करना हो तो ये बातें होती है। आर्टिकल सहित मैंने आपको बताया। अब हम एक एक बिल लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे मनी बिल, ठीक है। सबसे पहला डालेंगे मनी बिल। देखो दुनिया में ना कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं बना जिसे आप नहीं सीख सकते। बस एक उसके लिए लगन होनी चाहिए और एक मेहनत। अगर जो देखो आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी बच्चा किसी के कहने से कभी नहीं पढ़ता। अगर आप आपका टीचर है या आप या फिर मैं ही हूं या फिर कोई भी व्यक्ति आपके घर वाले हैं, अगर वो भी आपको बार बार टोकेंगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन आपको जिस दिन अकल आ जाएगी, आपको लगेगा भी पढ़ना जरूरी है, तो उस दिन से आप पढ़ना स्टार्ट भी कर देंगे और आपका सफलता भी निश्चित हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं मनी बिल के बारे में। तो हेडिंग होगी सबसे पहले मनी बिल। तो आज मनी बिल के बारे में पढ़ेंगे कि भैया मनी बिल क्या होता है, ठीक है, यानी कि धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक। चलिए भाई, मनी बिल क्या होता है पहले समझते कि मनी बिल किस किस के लिए होता है। पहला, टैक्स है कोई भी, किसी भी टैक्स में हम उसकी रेट को में कटौती कर रहे हैं, उसके रेट को बढ़ा रहे हैं, यानी टैक्स को घटा रहे हैं, टैक्स को बढ़ा रहे हैं, या टैक्स में कुछ और परिवर्तन कर रहे हैं, टैक्स को हटा रहे हैं, टैक्स को लगा रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो भी बिल होगा मनी बिल होगा। दूसरा, भारत की संचित निधि में कोई परिवर्तन करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, पैसा देना है, पैसा निकालना है, तो कौन सा बिल, मनी बिल। हमें किसी अन्य देश से लोन लेना है, यानी कि कोई भी ऐसा मैटर है जो लेन देन का मैटर हो, उसके लिए कौन सा बिल, मनी बिल। आपका चार्ज्ड एक्सपेंस है, उससे रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उसके लिए भी मनी बिल। तो फाइनली हमें यह पता चला कि मनी बिल किस किस के लिए लाते हैं, लेकिन लाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो मनी बिल होता है वो किस आर्टिकल में है। तो इज नोन एज आर्टिकल 110। पहला कंसेप्ट, मतलब पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इस बिल को डिसाइड कौन करेगा। तो ये जो बिल डिसाइड होता है, डिसाइड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा मतलब कि इस बिल को जो दर्जा प्रदान करता है, यानी कि धन विधेयक का जो दर्जा प्रदान किया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। यानी कि धन विधेयक का दर्जा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है, ठीक है।
ये बात आप समझ पाए? तो ये दो पॉइंट थे आपके सबसे पहले कि जो मनी बिल होता है वो आर्टिकल 110 में है, और जो भी बिल होगा उसको जो मनी बिल का दर्जा प्रदान होगा, यानी कि ये जो बिल है ये मनी बिल है या बिल मनी बिल नहीं है, इसका जो निर्णय लेता है वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। यानी कि एक बार क्वेश्चन बनाता है कि बताइए विधेयक को धन विधेयक का दर्जा कौन प्रदान कराता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब ये सारे काम हो गए, अब हमें मनी बिल को रखना है। तो सबसे पहले जब हम मनी बिल को रखेंगे, एक सेकंड रुकना है ना, एक सेकंड रुकना भाई, इन्वर्टर डाउन हो गया, जल्दी जाओ, बंद कर दिया। आज एक्चुअली ना लाइट नहीं आ रही है सुबह से, इधर पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, तो आज इन्वर्टर सब कुछ डिस्चार्ज हो गया हमारा। चले भाई फटाफट शूट करते हैं ना। तो ये जो हमारा मनी बिल होगा, इस बिल को सबसे पहले हम रखेंगे किसकी सिफारिश पर? प्रेसिडेंट की सिफारिश पर, यानी कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर। ठीक है, यानी सिफारिश पर। और ये बिल जो हम रखेंगे सबसे पहले रखेंगे लोकसभा में। कहाँ रखेंगे? लोकसभा में। लोकसभा में क्यों रखेंगे? क्योंकि इस बिल पर जो अल्टीमेट अथॉरिटी होगी वो लोकसभा की होगी, और लोकसभा में हमने इस बिल को रखा और ये लोकसभा से बिल हो गया पास। ठीक है, अब देन लोकसभा से जाएगा ये राज्यसभा में, क्योंकि मैंने बताया था कि मनी बिल को हमें तीनों अंगों से पास कराना होगा, पार्लियामेंट के तीनों अंगों से पास कराना होगा। तो भाई राष्ट्रपति से सिफारिश मिल गई तो इसका मतलब राष्ट्रपति के तो हाँ है, लोकसभा से भी पास हो गया तो लोकसभा से भी डन हो गया। अब राज्यसभा से बात करते हैं। अब राज्यसभा इस पे दो काम करेगी, या तो इसको पास कर देगी, और राज्यसभा ने पास कर दिया फिर तो खत्म, मनी बिल पास हो जाएगा और सब काम हो जाएंगे। लेकिन अगर राज्यसभा को कोई भी आपत्ति है तो राज्यसभा इसको पास नहीं करेगी। फिर राज्यसभा क्या करेगी? राज्यसभा इसे होल्ड पे डाल देगी। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए, और 14 दिन तक इसको होल्ड पे रखेगी कि भाई हम तो नहीं करते पास इसको। लेकिन 14 दिन के बाद ये बिल ऑटोमेटिकली लोकसभा जाएगा और लोकसभा से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, खत्म कहानी, बस। और ये जो पूरा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। और ये हमारे संविधान के आर्टिकल किस में है? ये हमारे आर्टिकल 109 में है। ठीक है, इतनी बात बताओ, समझ लेते हो क्या नहीं समझ लेते हो? बताओ। अब मैं इसके बारे में तुम्हें बताता हूं डिटेलिंग में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चे। मान लो कि हमें टैक्स का रेट घटाना है, किसी भी टैक्स का रेट घटाना है। अब उसके लिए तो हमें क्या करना होगा? मनी बिल लाना होगा। अब मनी बिल लेकर के आए हम मनी बिल लेकर के आए, आर्टिकल 110 में इसका प्रोविजन है। अब मनी बिल को दर्जा कौन देगा? कि हम कोई विधेयक लेकर आए टैक्स के रिगार्डिंग, तो जाहिर सी बात है वो तो मनी बिल है। लेकिन लोकसभा की भी तो मोहर लगेगी उस पर, लोकसभा स्पीकर की, वही तो दर्जा देगा कि हाँ ये मनी बिल है। अब मनी बिल का उसने दर्जा प्रदान कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस बिल को कहां रखेंगे? सदनों में रखेंगे। और कहां पे रखेंगे? लोकसभा में भी रखेंगे और राज्यसभा में भी रखेंगे। तो हम जो इसको सबसे पहले रखेंगे वो रखेंगे लोकसभा में। कहां रखेंगे? लोकसभा में। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी जो होती है इस बिल को पास कराने की वो लोकसभा की होती है, यानी कि पावर जो होती है वो लोकसभा की होती है। अब सबसे पहले लोकसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ेगी कि क्या हम मनी बिल रखें, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देगा कि आप रख लीजिए। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की तरफ से तो मामला डन हो गया, राष्ट्रपति ने तो हाँ कर दिया, तो एक तरफ से तो पास ही, समझो पास ही हो गया। अब हमने इसको लोकसभा में रखा, लोकसभा में इस पे बहस हुई, मेजोरिटी वगैरह हुई। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि बिल रखा कैसे जाता है। अभी तो बिल को ऐसे रख रहे हैं, लेकिन और क्या क्या स्टेप होंगे डीपली वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, चूंकि पेपर में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी समझ लेना, क्या पता आ जाए। तो आपने सबसे पहले इसको लोकसभा में रखा, लोकसभा से ये हो गया पास। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये लोकसभा से पास ना हुआ तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा।
अब लोकसभा से पास हुआ तो ये पहुंचा राज्यसभा, क्योंकि हमें पता है कि बिल को पास कराने के लिए अल्टीमेटली तीनों की परमिशन होना जरूरी है। तो राष्ट्रपति की और लोकसभा की तो मिल गई, अब पहुंचा राज्यसभा। अब राज्यसभा वालों ने इसे पास कर दिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं होगा। लेकिन राज्यसभा वालों को आपत्ति है सॉरी बच्चों। अब मान लीजिएगा राज्यसभा वालों को आपत्ति है। जब राज्यसभा वालों को आपत्ति है तो राज्यसभा वालों ने मना कर दिया इसको पास करने के लिए, तो राज्यसभा इसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 14 दिन के लिए होल्ड पर रख लेगी, रोक करके रख लेगी बस। उसके बाद ये बिल ऑटोमेटिकली लोकसभा पहुंचेगा और लोकसभा वाले इसको पास कर देंगे और दैट्स ऑल, खत्म। तो आप इस बात से क्या समझे कि इस बिल पे जो अल्टीमेट जो पावर है, जो सबसे ज्यादा पावर है इस बिल पे, वो लोकसभा की है, राज्यसभा की नहीं है कुछ भी। राज्यसभा को तो दे देता है कि भैया बिल आया है देख लो, अच्छा लग रहा है तो पास कर दो, नहीं करोगे तो 14 दिन बाद हम इसे खुद ही पास कर देंगे। तो राज्यसभा की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही इस बिल पे। अब इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं हम स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल, यानी कि धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 109 में है। अब यहां पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ लेगा कि बताइए मनी बिल किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 110। पूछ लेगा मनी बिल को दर्जा प्रदान कौन कराता है लोकसभा में, तो लोकसभा स्पीकर। पूछ लेगा किसकी सिफारिश पर रखा जाता है मनी बिल, तो राष्ट्रपति की। पूछ लेंगे सबसे पहले बिल कहाँ रखेंगे मनी बिल को, लोकसभा में। क्यों रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी इसकी होती है। पूछ लेंगे राज्यसभा इसको कितने दिन के लिए होल्ड पे रख सकती है, 14 दिन के लिए होल्ड पे रख सकती है। पूछ लेंगे इस पूरे प्रोसीजर की प्रक्रिया किस में है, आर्टिकल 109 में है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए। लेकिन अब मुझे पता है कुछ शैतान बच्चे इस बैच में, उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी अगर ये लोकसभा से पास नहीं हुआ तो क्या होगा। तो पता है क्या होगा, अगर ये लोकसभा से पास नहीं हुआ तो हमारी जो सरकार है ना वो गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सरकार बनती है वो उसी की बनती है जिसका लोकसभा में बहुमत हो। क्या आप इस बात से एग्री हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था में जो सरकार बनेगी वो उसकी बनेगी जिसका लोकसभा में बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। और अगर लोकसभा में पूर्ण बहुमत है तभी तो सरकार बनेगी। और अगर आप मनी बिल को रख रहे हो लोकसभा में, लोकसभा से पास नहीं करवा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपका लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है। और जब पूर्ण बहुमत नहीं है तो आपकी सरकार गिर सकती है, आपको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इसलिए लोकसभा से पास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार इसको पास नहीं कर पाई तो सरकार का विफल जो है माना जाता है, सरकार का विफल होना माना जाता है। ठीक है, चलिए भाई, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू योरसेल्फ। और चूंकि हमारा इन्वर्टर हो चुका है डाउन, सुबह से लाइट नहीं है, इससे पहले कैमरा ही बंद हो जाए, तो मिलते हैं, थैंक यू, बाय, ओके, टाटा। चल अब इसको बंद कर फटाफट से।